Hello and welcome to the class 12th online chemistry classes, and in this video we will continue our chapter number 1 solid state, and the topic for this video is classification of crystalline solid. In our previous video we have studied about the properties of solid and its classification. Now see what are the different properties of the classification of crystalline solid and their properties here. Okay, let's move forward. So we can classify crystalline solid on the basis of nature of intermolecular force, कि जो intermolecular force होती है उसके nature के basis पे हम करते हैं. It can be van der Waals force, it can be ionic bond, it can be covalent bond, metallic bonds. So on the basis of this, the crystalline solids are classified into four main classes. The first one is molecular solid, the second one is ionic solid, the third one is metallic solid, and the fourth one is covalent solid. So further we would see that metallic solids are further classified into three different types, and it is non-polar molecular solid, polar molecular solid, and hydrogen bonded molecular solid. And the constituent particle in a molecular solids are molecules. So non-polar molecules can be made up of the same type of atoms like H2, N2, or in case of noble gases these are simply atoms, helium, argon. So these are present in the form of atomic, and these are considered as non-polar. So whenever such type of solids are formed by combination of non-polar molecules, then it is considered as non-polar molecular solid. And if it is polar molecular solid, as in case of HCl, and hydrogen is having positive charge in it just because of the electronegativity difference, and chlorine will be having negative, so it will have a dipole, and because of this such type of liquids will be having dipole-dipole interaction. And hydrogen bonded molecular solids, if hydrogen is bonded either to oxygen, hydrogen bonded to fluorine, hydrogen bonded to nitrogen, in all the three cases it always forms hydrogen bond. तो ये हमेशा क्या बनाएगा, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है. यानी अभी तक हमने जो भी पढ़ा है इसमें कि हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं क्रिस्टलिन का, और पहला टाइप उसमें मॉलिक्यूलर सॉलिड है. मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो मॉलिक्यूल्स होते हैं. मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को भी हमने नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में क्लासिफाई किया है. नॉन पोलर में लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस देखने को मिलेंगे आपको, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, और हाइड्रोजन बॉन्डेड में आपको हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिले. तो फर्स्ट वन हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है. नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कंप्राइज आइदर इट कंसिस्ट ऑफ एटम्स, फॉर एग्जांपल आर्गन एंड हीलियम. ठीक है, इसमें क्या होता है कि एटम्स होंगे किसके केस में, जो हमारी नोबल गैसेज है, आइदर द एटम्स ऑफ आर्गन और हीलियम, और इट इज फॉर्म्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स. ये मॉलिक्यूल का होता है लेकिन होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होंगे. होमो एटॉमिक मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जो सेम टाइप के एटम से बने हुए हैं, उसे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कह देते हैं. द इंटरमोलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इन ए नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड इज वीक डिस्पर्जन फोर्स एंड लंडन फोर्सेस. ये दो फोर्सेस या एक ही फोर्स है जिसका नाम हम कहते हैं. दीज आर कंसिडर्ड एज वन ऑफ द वीकेस्ट फोर्स, सबसे कमजोर फोर्स होती है ये, और हमेशा नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में लगती है. तो बिकॉज ऑफ दीज, क्योंकि कमजोर फोर्स हैं, दीज आर इन सॉफ्ट इन नेचर, दे आर ऑल्सो द नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इनमें से कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती है. अब सॉफ्ट है, इंटरमोलिकुलर फोर्स कमजोर है, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑब्वियस बात है इनकी क्या हो जाता है, बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट हमें देखने को मिलेगा इनका. नाउ दे कैन बी आइदर लिक्विड और गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, कि या तो वो लिक्विड में रहते हैं या किस फॉर्म में रहेंगे, गैसियस फॉर्म में रहेंगे रूम टेम्परेचर पे. अगर हमें उन्हें सॉलिड में ले जाना है तो कहीं ना कहीं हमें जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो क्या रखना पड़ेगा, लो रखना पड़ेगा हमें इसके अंदर.
द नेक्स्ट इज पोलर मोलिकुलर सॉलिड। तो पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स वो सब्सटेंस है जिसमें पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अभी हमने डिस्कस किया ही था कि यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं कि एक तरफ पॉजिटिव पोल बना, एक तरफ नेगेटिव पोल, ऐसे ही दूसरा भी हमारे पास क्या आया, दूसरा पोल आया, एक तरफ पॉजिटिव पोल एक तरफ नेगेटिव, तो ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा, इसके बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, उसको ये इसके बीच में एक इंटरेक्शन होगा, जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो इन दो के बीच में बन चुका है। और जैसे एग्जांपल लिया गया था पहले भी, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। अब बिकॉज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, so all the electron will get shifted towards the chlorine atom, so it will be negatively charged, and if it moves away from the hydrogen, then it will have the positive charge on it. So the intermolecular force is dipole dipole interaction. These are also soft and non-conductors of electricity. Their melting points are higher as compared to those of non-molecular solid, but not so much higher as compared to other solids. And these are also mostly gases and liquids under room temperature and pressure. For example are solid CO2 लो टेम्परेचर पे रहेगा, solid NH3 ये भी सब किस पे रहते हैं, लो टेम्परेचर पे। तो these are the examples of polar molecular solids. तो solid NH3 and solid SO2. So in our next, that is hydrogen bonded molecular solids. So molecules of such solids contain polar covalent bond between hydrogen and fluorine, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इनके बीच में पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। हाइड्रोजन अभी जो बताया था सबसे शुरू में हमने बात की थी कि हाइड्रोजन या तो किसके साथ एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, फ्लोरीन के साथ में, या ये बना के रखे किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, या ये बनाए किसके साथ में, नाइट्रोजन के। तो नाइट्रोजन निगेटिवली चार्ज होगा, हाइड्रोजन क्या होगा इसके अंदर, नाइट्री पॉजिटिवली चार्ज। ऐसे ही ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज होगा और हाइड्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे फ्लोरीन पे निगेटिव चार्ज इसके ऊपर। तो जैसे ही दूसरा मॉलिक्यूल इसके पास में आएगा इसके, तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में कन्वर्ट हो जाता। तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बाइंड्स द मॉलिक्यूल सच एज वाटर में हम देखते हैं आइस के बारे में। और नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं ये, कि ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम कंडक्ट करते हैं और करते ही नहीं है बिल्कुल भी। एंड दीज आर वोलेटाइल लिक्विड। वोलेटाइल का मतलब है कि जो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं उसे हम बोलते हैं वोलेटाइल लिक्विड। एंड दीज आर सॉफ्ट सॉलिड अंडर रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये भी सॉफ्ट होते हैं। सो नेक्स्ट कम्स द आयनिक सॉलिड्स। अब आयनिक सॉलिड्स में क्या आते हैं कि इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आयंस होते हैं। दो तरीके के हमने आयंस पढ़े हैं, एक कैटायन होता है और एक हमारे पास क्या होते हैं, एनायंस होते हैं। तो जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस होंगे वो कैटायंस कंसिडर किए जाते हैं और जो निगेटिवली चार्ज आयंस होंगे वो एनायंस होते हैं। अब एग्जांपल यहाँ पे क्या होगा कि जैसे Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव की बात अगर हम कर ले, तो ये इलेक्ट्रोवैलेंट इंटरेक्शन होता है इसके अंदर, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाइंड रहते हैं आयंस बनने के बाद में। सो दीज आर ऑल्सो हार्ड एंड ब्रिटल इन नेचर। दे आर हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होता है आयनिक बॉन्ड कैटायन और एनायन के बीच में, तो इसलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई हो जाता है। एंड क्योंकि अगर ये सॉलिड स्टेट में रहते हैं तो देयर आयंस आर नॉट गोइंग टू फ्री, एंड इफ दे आर नॉट फ्री देन देयर विल बी नो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम। तो सॉलिड स्टेट में हमेशा इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर की तरह से बिहेव करते हैं। वेयर एज इन मोल्टन स्टेट, जैसे ये मोल्टन स्टेट में होंगे या इनको डिसॉल्व कर देते हैं वाटर में, तो दे गेट डिसोसिएटेड इनटू देयर आयंस, और इस वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी क्या कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक सॉलिड्स। द नेक्स्ट सॉलिड्स आर मेटेलिक सॉलिड्स, कि दीज आर एक्चुअली द ऑर्डरली कलेक्शन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयंस। यानी हमारे पास जितने भी हमारे ये आयंस होते हैं वो इस तरह से प्रेजेंट है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चारों तरफ इसके क्या करते हैं, एक सी की तरह से फैले रहते हैं। यानी इन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या प्रेजेंट रहते हैं, पॉजिटिवली चार्ज
आयंस प्रेजेंट रहते हैं। अब जहाँ ये इकट्ठे होते हैं आगे हम पढ़ेंगे, जब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे होते हैं इसके बारे में, तो ये डोमेन बना लेते हैं, यानी इस तरह से डोमेन हमारे पास हमें देखने को मिल जाते हैं। सो इन दिस केस ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होते हैं, मोबाइल होंगे, यानी चलते रहते हैं, एंड इवनली स्प्रेड थ्रू आउट द क्रिस्टल, और इवनली यही पूरे क्रिस्टल में ये फैले हुए रहते हैं इक्वली। Then metallic conductor, as we all know that these are having high electrical and thermal conductivity just because of the presence of free and mobile electrons. अगर इलेक्ट्रॉन फ्री है, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो चल सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह से, तो वो हमेशा हाई इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी शो करते हैं। दे आर हैविंग लस्चर एंड कलर इन सम मेटल, और कुछ मेटल्स जो होते हैं उनमें लस्चर होता है, यानी चमक भी होती है, और कलर भी शो करते हैं। वो कलर इस वजह से दिखा देते हैं क्योंकि उसमें हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ये कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखें कि जहाँ भी कलर की बात आती है, इट मीन्स कैसे ना कैसे करके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता ही है। दे आर हाईली मैलिएबल एंड दे आर ऑल्सो डक्टाइल। अगर हम उन्हें पीट के यानी शीट में कन्वर्ट कर देते हैं बाई हैमरिंग, तो हम उसे मैलिएबल कहते हैं, और अगर हम उसे वायर में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। तो दोनों ही प्रॉपर्टी हमें मेटेलिक सॉलिड्स में देखने को मिलती है। एंड द लास्ट वन इज कोवेलेंट सॉलिड। सो कोवेलेंट सॉलिड यानी इनमें कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। स्पेशली इसमें हम जो बात करेंगे वो कार्बन कार्बन के जो कंपाउंड्स बनते हैं, यानी बॉन्ड बनाने के बाद, वही हम इसमें डिस्कस करते हैं। ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और जनरली ये कोवेलेंट बॉन्ड एक बहुत जाइंट मॉलिक्यूल बनाने में इन्वॉल्व रहता है, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है और डायरेक्शनल है नेचर में। तो देयर फोर एटम्स आर हेल्ड वेरी स्ट्रांगली इन देयर पोजिशन। तो एटम्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली पोजिशन में रहते हैं, और इसी वजह से ये क्या हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा हार्ड और ब्रिटल। एक एग्जांपल हम कंसिडर कर देते हैं, वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इज डायमंड। ये डायमंड का स्ट्रक्चर दे रखा है, तो इसमें हमारे पास जो कार्बन होते हैं वो देखिए, एक कार्बन 1 2 3 4, यहाँ पे लगभग 4 4 किससे जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से अटैच होते हुए में दिखाई दे रहा है इसके अंदर। तो इनका भी एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्योंकि हमें पता है डायमंड कहाँ बनता है, कोयले की खान में बनता है। ये डिकम्पोज हो जाते हैं बिफोर मेल्टिंग, मेल्ट होने से पहले ही ये डिकम्पोज हो जाएंगे। एंड दे आर इंसुलेटर एंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विद सम एग्जाम्पल। द एग्जाम्पल्स आर डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड, इनके ऐसे एग्जाम्पल है जो नॉन कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के। द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ग्रेफाइट, कि ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, इट इज़ ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड इट्स जो एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी दूसरे कंपैरिजन में, वो हमेशा इसके स्ट्रक्चर की वजह से। स्ट्रक्चर कैसे, कि इसमें जो कार्बन के एटम्स है, जो ये ब्लू कलर के दिख रहे हैं कार्बन एटम्स हैं, और ये कोवेलेंटली बॉन्डेड है, ये डिफरेंट लेयर्स में अरेंज रहते हैं, और जो इनका इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो यहाँ इन लेयर्स के बीच में फ्री होते हैं। तो इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, और लेयर एक दूसरे के ऊपर मूव कर सकती है, तो ये सॉफ्टनेस देती है। सो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर दैट कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन डिफरेंट लेयर्स, एंड ईच एटम्स इज कोवेलेंटली बॉन्डेड टू 3 ऑफ द नेबरिंग एटम्स इन द सेम लेयर, कि एक लेयर में एक जो कार्बन है वो 3 डिफरेंट कार्बन से अटैच रहता है इसके अंदर। and each atom is covalently bonded to हो चुका, the fourth valence electron of each atom is present between different layers and is free to move about। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इनके बीच में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, फोर्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो लेयर्स के बीच में होता है और फ्री होता है जाने के लिए। तो इसी वजह से वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेता है ग्रेफाइट। एंड अदर प्रॉपर्टी जो ग्रेफाइट की हमें देखने को मिलती है कि ये एक सॉफ्ट सॉलिड है, और दूसरा ये सॉलिड ल्यूब्रिकेंट की तरह से भी यूज़ किया जाता है। तो क्योंकि इसकी जो लेयर्स हैं कि डिफरेंट लेयर्स ऑफ ग्रेफाइट कैन स्लाइड वन ओवर द अदर, यानी एक दूसरे के ऊपर वो स्लाइड कर सकती है, तो इसी वजह से जो ग्रेफाइट होता है वो सॉफ्ट सॉलिड होता है और गुड सॉलिड ल्यूब्रिकेंट होता है। तो वेल, दिस इज अप, or we will meet in next class, and thank you everyone.